हेलो एंड वेलकम टू द कंसेप्ट जोन बच्चों। तो आज मैं क्लास 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप लोग एकदम आराम से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मैं बहुत बेसिकली आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरा मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, क्लास 12th का पूरा चैप्टर का मैं यहाँ पे वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। वो भी क्लासरूम वीडियो टाइप का लगेगा आपको। ऐसा लगेगा आप खुद घर में बैठे बैठे कोचिंग पढ़ रहे हैं, ऐसा आपको एहसास होगा। आप ध्यान से देखते जाइए, जितना कुछ मैं बताऊंगा उसको समझिएगा और उसको नोट डाउन करिएगा। ठीक है, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि हमारा टॉपिक क्या बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12th का। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड से ही पता चल रहा है, इसको दो पार्ट में आप तोड़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक को, तो दो पार्ट में टूटेगा। एक इलेक्ट्रो और दूसरा टूटेगा ये स्टैटिक में। किसमें टूटेगा? स्टैटिक में। इलेक्ट्रोस्टैटिक को दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो किसमें टूटेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रो से बच्चों बन जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो से बन जाएगा इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक का मतलब आप जानते हो रेस्ट। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन जो है इसको मैं बोलता क्या हूं? चार्ज। क्या बोलता हूं? चार्ज। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। मतलब फिजिक्स का वो ब्रांच जो डील करता है किसके बारे में? चार्ज एट रेस्ट के बारे में। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद चार्ज एट रेस्ट। अब जितना भी इसका फिनोमिना होगा उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। वो किस चैप्टर में पढ़ाई करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कि जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो ऐसा क्या क्या चीज होगा जिसको हम पढ़ेंगे। तो चार्ज जब रेस्ट में होता है बच्चों, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ये कितना फोर्स लगाएगा दूसरे चार्ज में, ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसके बाद अब इलेक्ट्रिक फील्ड से बन जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर वहीं पे आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी किसी पॉइंट पे अलग अलग उसका पोटेंशियल होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते करते बहुत सारा आ जाता है पार्ट, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है हमारे 12th क्लास में। वो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस लॉ, और दूसरा चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंसेस। तो ये दो चैप्टर को अपन कंप्लीट पढ़ लेंगे, तब जाके हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट होता है। दो चैप्टर से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो हमको क्या समझ में आया अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक से? इलेक्ट्रोस्टैटिक से हमको समझ में आया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। क्लियर बात? फिजिक्स में अपन जो पढ़ेंगे इसका फिनोमेना चार्ज एट रेस्ट में, वो पूरा का पूरा तुम्हारा आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बात स्टार्ट हो रहा है किससे बताओ? चार्ज से। मतलब देखा जाए एक चार्ज से ही पूरा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफाइन होता है। अब यहाँ पे चार्ज है क्या, इसको समझना है। तो चार्ज है क्या, तो बोल सकते हो चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी होता है ना। तो बोल सकते हो इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, जिसके कारण ड्यू टू विच है ना, इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है सर, अब जरा समझा दो। समझाते हैं। यहां बोल रहे हैं चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी होता है मैटर का। ठीक है, किसी मैटर का जिसके पास भी मास है, बॉडी है, उसका एक इंटरनल प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो जो चार्ज होता है, वो जो बॉडी होता है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकता है या प्रोड्यूस कर सकता है। बोलने का मतलब ये है, यदि किसी बॉडी में चार्ज है तो वो बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी एक्सपीरियंस कर सकता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को आप मूव करा दो तो वहां पे फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है मोशन का। किसका? चार्ज पार्टिकल का। इसका मतलब क्या है, जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है। ठीक है, मैं क्या बोला? चार्ज इज अ इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस और प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। आपको ऐसा डिफाइन करना है चार्ज को। ठीक है सर, ओके सर, समझ गया सर।
अब यहां पे आप देखोगे चार्ज यहां पे एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी मतलब होता है कि इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं होगा चार्ज के पास। और इसका जो एसआई यूनिट होता है बच्चों, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है सी फॉर कुलम। क्या होता है? कुलम होता है इसका एसआई यूनिट। इसको आप 10th क्लास से ही जानते होंगे। और वैसे ही इसका एक सीजीएस सिस्टम में यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट सिस्टम में इसका यूनिट होता है। 11th क्लास में पढ़े हो, सिस्टम ऑफ यूनिट 4 टाइप का होता है। तो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में इसका यूनिट होता है स्टेट कुलम। क्या होता है? स्टेट कुलम होता है। स्टेट कुलम को ही अपन फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। क्यों? तो भाई साहब देखो, एसआई यूनिट में कुलम साहब को मिल गया यूनिट, एसआई यूनिट का नाम क्या मिल गया? कुलम साहब को मिल गया। कुलम आपका एक फिजिक्स के बढ़िया ज्ञाता थे। अब ऐसे ही सीजीएस सिस्टम में आपका इसका एसआई यूनिट, सॉरी, सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट हो गया स्टेट कुलम। और यहाँ पे स्टेट कुलम को ही अपन फ्रैंकलिन बोलते हैं। अब यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम आ जाता है। क्यों? क्योंकि चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव नेचर का, एक नेगेटिव नेचर का। मतलब चार्ज दो अपोजिट नेचर का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, या पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में बताने वाला इंसान कौन है अपने को? वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन। यहाँ पे स्टोरी सुने ही होंगे। सबसे पहले यहाँ पे थेल्स ऑफ मिलेटस है, नहीं सुने हो तो एनसीईआरटी आप जब भी बुक रीड करोगे या कोई भी बुक आप रीड करते हो तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर के पहले ही पेज में आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें लिखा रहता है, क्या बताओ, कि यहाँ पे थेल्स ऑफ मिलेटस थे जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को एक्सपीरियंस किया था। और उन्होंने क्या किया था, एक एम्बर मटेरियल होता है, ठीक है, तो एम्बर का एक रॉड लिया और उस रॉड को कपड़े से या फर से रब कर दो। रब करने के बाद वो क्या करता था, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, मेटल्स को, कागज को, ठीक है, डस्ट को क्या कर लेता था, अट्रैक्ट करके चिपका लेता था। तो यहाँ पे ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है बताओ, ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर उड़ के इसमें चिपक जा रहे थे। कि सबसे जादू टाइप का चीज था कि नहीं था? बिल्कुल था। तो इस थेल्स ऑफ मिलेटस जो थे वो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और उन्होंने हमको बताया था कि भाई एम्बर टाइप नाम का एक मटेरियल होता है, एक रॉड होता है, उसको रब करने से वो क्या करता है, छोटे छोटे पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, इन सबको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और क्यों अट्रैक्ट करता है ये बाद में हमको पता चला है, वो है चार्ज के कारण। और यहाँ पे चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। इसके बारे में हमको किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। इसलिए सीजीएस सिस्टम में स्टेट कुलम को फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। अब इसके बीच में एक रिलेशन भी होता है सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम में। क्या? कि एक कुलम जो होता है वो बच्चे 3 × 10⁹ स्टेट कुलम के इक्वल आता है, कुलम के इक्वल आता है, या फ्रैंकलिन के इक्वल आता है बोल सकते हैं। किसके इक्वल आता है? फ्रैंकलिन के इक्वल आता है, ऐसा ही बोल सकते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। और भी यूनिट होता है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है इसका, फैराडे यूनिट होता है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज बोल सकते हो, फैराडे ये होता है। ठीक है, तो ये सब चीज को केमिस्ट्री में देखते हो, हमारे फिजिक्स में उतना यूज नहीं है। तो ये सीजीएस और एसआई यूनिट को ही आप जान के रखो। ठीक है, और वैसे ही आपको मैं क्या बोल रहा था, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसको एप कुलम भी बोलते हैं, है ना, एब्सोल्यूट कुलम ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला। क्या देखेंगे? चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो एक बात बताओ, चार्ज आता कहां से है? तो करंट से। करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज इक्वल टू होगा करंट इनटू टाइम। अब इसका यूनिट लिखोगे तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और टाइम का होता है सेकंड। तो कूलम को मैं एम्पियर सेकंड भी बोल सकता हूं। तो एक कूलम इक्वल टू 1 एम्पियर सेकंड भी होता है, ऐसा ही बोल सकते हो। अब डायमेंशन फार्मूला लिखूंगा तो डायमेंशन फार्मूला मैं लिखता हूं MLDA लिख देते हैं। तो M से मास हो जाएगा, L से लेंथ हो जाएगा, T से टाइम हो जाएगा, और A से करंट हो जाएगा। ठीक है, तो मास यहाँ पे कहीं पे है, किलोग्राम कहीं पे है, नहीं, किलोग्राम नहीं है तो 0, मीटर है कहीं पे, मीटर नहीं है तो ये भी 0, और सेकंड है तो 1, सेकंड है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा टाइम के ऊपर में, एम्पियर है 1 तो एम्पियर के ऊपर में 1 आ जाएगा, और ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर डायमेंशन भी समझ में आ गया। अब यहां पे देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, तो बच्चों यहां पे चार्ज जो होता है दो टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज,
जिसको अपन प्रोटॉन बोल देते हैं। ठीक है, कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। दो टाइप का चार्ज होता है कंडक्टर में, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है और नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहता है, इलेक्ट्रॉन जिसको बोलूंगा मैं। ठीक है, तो एक होता है निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो आप, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब मान के चलो यहाँ पे ये एक बॉडी है। अब ये बॉडी क्या कर रहा है, मान चलो लूज कर रहा है। क्या लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस बॉडी में क्या जाएगा बताओ, नेगेटिव चार्ज। क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर है बात। और मान चलो ये एक बॉडी है और ये बॉडी क्या करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन। क्या करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसमें आ जाएगा, सॉरी गड़बड़ा गया था, मैं कॉन्सेप्ट ही गलत बोल दिया। जब कोई बॉडी लूज करेगा इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने जगह को छोड़ के चले जाएगा तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, बड़ा मिस्टेक हो गया था। और जब बॉडी गेन करता है इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आने के कारण ये क्या हो जाएगा बताओ, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या आता है बताओ, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्लियर बात। इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव को आप बता सकते हो। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लो। उसके बाद मैं आगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताता हूं चार्ज के। हाँ, दो चार बात और याद रख लो। यहाँ पे एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलूं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलूं तो यहाँ तीन टाइप के एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। आपको होता है एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। तो पहला होता है क्या बताओ, इलेक्ट्रॉन। दूसरा होता है क्या आपका, प्रोटॉन। ठीक है, और तीसरा होता है आपका न्यूट्रॉन, एलिमेंट्री पार्टिकल। भाई इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज क्या होता है, इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इसके पास पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास क्या होता है, जीरो चार्ज ही नहीं होता इसके पास। तो इसमें मैं बोल दूंगा नो चार्ज, इसके पास चार्ज होता ही नहीं। क्लियर बात। इसमें चार्ज का वैल्यू जो होता है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज का वैल्यू वो आता है 1 पॉइंट, माइनस में लिख सकते हो 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन में होता है आपका कितना, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और यहाँ पे इसके पास चार्ज कितना होता है बोलोगे, तो एक न्यूट्रॉन में जो चार्ज होता है वो कितना होता है, जीरो। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। अब इसका मास बोलोगे इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का मास होता है आपका 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg होता है। सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है एलिमेंट्री पार्टिकल में। सबसे हल्का, सबसे कम मास किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास बहुत हल्का होता है। फिर देखो जाए प्रोटॉन का मास, तो प्रोटॉन का मास होता है लगभग 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। कितना आता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। वैसे मास ऑफ न्यूट्रॉन आएगा और न्यूट्रॉन का मास भी इसी के लगभग इक्वल आता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg ही आएगा। ये भी देखा जाए तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब इन तीनों में सबसे ज्यादा मास किसका होता है, न्यूट्रॉन का। फिर किसका होता है, प्रोटॉन का। सबसे हल्का कौन होता है, आपका होता है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो प्रोटॉन का मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 1831 टाइम्स ज्यादा होता है। मतलब बोल सकते हो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1831 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी बोल सकते हैं। इतना आता है। मतलब मान चलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 किलोग्राम होगा तो वहां पे मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 1831 किलोग्राम। समझ रहे हो बात को, बहुत बड़ी बात होता है। अब 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन थोड़ा लाओगे जी, इतना तो होता ही नहीं है, लाइव कहाँ पाओगे। ठीक है, नहीं हो सकता है 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक साथ कहाँ पे ला पाएंगे अपन इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं। ओके, धीरे धीरे आराम से सब चीज को समझेंगे। अब देखते हैं यहां पे क्या मैं बात कर रहा था, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, सबसे पहला प्रॉपर्टी मैं यहां बताता हूं आपको। चार्ज हमेशा एसोसिएटेड होता है मास से। चार्ज
always associated with mass. But converse is not true. But converse is not true. सर बोलना क्या चाहते हो आप, समझा दो जरा। अरे भैया इतना जबरदस्त अंग्रेजी समझ नहीं आ रहा है तो घटिया अंग्रेजी समझ लो। क्या है घटिया अंग्रेजी? कि चार्ज जो होता है वो मास के बगैर एग्जिस्ट नहीं करता, बट जो मास होता है वो चार्ज के बगैर एग्जिस्ट करता है। मतलब बोल सकते हो दैट इज करके चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट या कैन नॉट एग्जिस्ट, बोलो कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, विदाउट मास। बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, विदाउट चार्ज। ये है इसका सरल भाषा में अंग्रेजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ ही गया होगा। ओके, दूसरा बात, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। अब ई का बोल रहे हो सर, फिर से अंग्रेजी कठिन मार दिए। अरे बताते हैं ना जी सरल। देखो, चार्ज इज इनवेरिएंट, इसका मतलब होता है चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं होगा। मतलब जैसे कि मास को, किसी ऑब्जेक्ट का मास मान के चलो m0 है, अब इसको मैं थ्रो कर दिया कितना स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट के हाफ से, तो भाई साहब इसका मास m0 है तो ये m0 बाद में बदल जाएगा और ये m डैश हो जाएगा। इसका मास यहाँ पे क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। कौन से फॉर्मूला से? तो एक फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू होता है m0 अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। तो बच्चा इसमें v का वैल्यू को आप रखोगे c/2, कैलकुलेट करोगे, आपका मास जो m0 है वो बदल के m हो जाएगा, उसका मास बढ़ जाएगा। क्लियर है बात? तो क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को मैं थ्रो करता हूं ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर या उसके आधा, उसके आसपास, तब क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का मास जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इंक्रीज कर जाता है। तो मास इनवेरिएंट नहीं होता, मास स्पीड के साथ चेंज हो सकता है। बट जो चार्ज है, चार्ज को मैं थ्रो करूंगा तो चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा। यदि किसी बॉडी में चार्ज 1 कूलम है, अब उसको मैं स्पीड ऑफ लाइट से भी थ्रो कर दूंगा, फिर भी उस बॉडी में जो चार्ज रहेगा वो 1 कूलम ही रहेगा। मतलब चार्ज जो होता है वो स्पीड के साथ वेरी नहीं करता। ये बात समझ में आया? तो इनवेरिएंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, बस आप समझ जाओ। तीसरा प्रॉपर्टी आप देखोगे। अब मान के चलो, यहां मान के चलो नहीं, यहां पे चार्ज का मेन प्रॉपर्टी भी लिख देते हैं। जैसे कि पहला, चार्ज ऑलवेज कंजर्व होता है, जिसमें मैं बोलूंगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या होता है, किसी आइसोलेट सिस्टम का, किसी आइसोलेट मतलब एकदम अकेला कोई सिस्टम है, अब उस सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो बोल सकते हो, है ना, टोटल या नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेट सिस्टम इज ऑलवेज क्या होता है बताओ, कंजर्व्ड। क्या होता है? कंजर्व्ड मतलब क्या होता है? कांस्टेंट मतलब होता है सेम मतलब वो सिस्टम में टोटल चार्ज ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, जितना है उतना ही रहेगा। बोलने का मतलब क्या है, इसको मैं बोल सकता हूं, चार्ज नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed है ना। इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। समझ में आया? चार्ज ना तो बनाया जा सकता है ना तो उसको मिटाया जा सकता है, चार्ज को बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। यही होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और ज्यादा अंग्रेजी में बोल सकते हो, किसी आइसोलेट सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व रहता है, जितना चार्ज अभी है उतना ही चार्ज
बाद में ही होगा। ठीक है, कहने का मतलब समझाते हैं। अब ऐसे वर्डिंग में तो समझ में आ गया होगा, बट इमेजिनेशन भी कुछ चाहिए अपने को। फिजिक्स मसाला है जी। मसाला किस चीज का मसाला पता है? फिजिक्स मतलब आपको इमेजिनेशन होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, थ्योरी याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेरिवेशन आना चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का स्किल होना चाहिए। ये सब मिला के आपके अंदर जब आता है, तब जाके आप फिजिक्स जैसे मसाले को समझ पाते हैं और स्वाद ले पाते हैं। और जब समझ में आपको नहीं आएगा, इनमें से कोई भी चीज में कमी है, जैसे कि आपका न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल अच्छा नहीं, न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनते, फिर भी आपका फिजिक्स का स्वाद आपको नहीं आएगा, कठिन लग जाएगा फिजिक्स। आपको थ्योरी समझ नहीं आया है तो भाई न्यूमेरिकल आप कितना बना लो, थ्योरी समझ नहीं आया तो आप कॉन्सेप्ट कभी लगा ही नहीं पाओगे। तो कॉन्सेप्ट और थ्योरी तो एक ही चीज होता है। तो मतलब फिजिक्स आपको समझना है तो थ्योरी कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, न्यूमेरिकल भी बनना चाहिए, डेरिवेशन भी आना चाहिए, फॉर्मुला भी याद होना चाहिए। इन सबसे ज्यादा जरूरी है इमेजिनेशन होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ोगे तो आपको इमेजिन करना है, इमेजिन करने के बाद कंडीशन को समझना है, समझने के बाद कॉन्सेप्ट लगाना है, फिर जाके आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो फिजिक्स है, तो फिजिक्स में यदि ये सब कर लेते हो एक साथ, फिर जाके आपका फिजिक्स स्ट्रांग हो जाता है और आप फिजिक्स में महारथी बन जाओगे। ठीक है, फिलहाल मैं आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बता रहा था और ये आपको समझ में आया होगा थ्योरी। अब मैं बताने वाला हूं इसका एग्जांपल। क्या बोल रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? बोलता है किसी आइसोलेट सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। मान चलो यहाँ पे एक सिस्टम है, ये सिस्टम है ए, मतलब ये सिस्टम नहीं है, ये एक बॉडी है बी, ये एक बॉडी है सी, बॉडी बी बोल देते हैं, और ये दोनों एक सिस्टम है। एक सिस्टम मतलब एक सिस्टम के अंदर मान चलो एक कमरा ले लेते हैं, इस कमरे के अंदर बंद है ये। अब यहाँ पे कुछ प्रोसेस होता है इनके बीच में। अब हाँ, यहाँ पे बता देता हूँ, इसके पास चार्ज कितना है मान लो -1 कूलम चार्ज है, इसके पास चार्ज कितना है मान लो 5 कूलम चार्ज है। कितना कूलम चार्ज है? 5 कूलम चार्ज है। अब क्या होता है, यहाँ पे कुछ प्रोसेस होता है इनके बीच में। अब प्रोसेस होने के बाद मतलब क्या होता है बताओ? प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, पता है आप लोगों को? प्रोसेस होने का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या होता है, चार्ज ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है, चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। अब मान चलो यहाँ पे कुछ प्रोसेस कराता हूँ, इन दोनों को छुआ देता हूँ, टच करा देता हूँ। ठीक है, अब टच कराने के बाद मान चलो दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों स्फीयर है। ठीक है, ऐसा छुआ देते हैं, टच करा देते हैं, तो ड्यू टू कंडक्शन इन दोनों में चार्ज का बंटवारा होगा। तो क्या होगा, इसमें 2 कूलम चार्ज आ जाएगा और इसमें भी कितना आ जाएगा? 2 कूलम चार्ज आएगा। बाद में समझना, आपको बस इतना समझा रहा हूं। देखो यहाँ पे इसमें -1 कूलम चार्ज था, इसमें 5 कूलम चार्ज है। अब कुछ प्रोसेस हुआ यहाँ पे, उसके बाद दोनों अलग हुए, तो इसमें 2 कूलम चार्ज आ गया, इसमें 2 कूलम चार्ज हो गया। तो एक बात बताओ, जब इन दोनों के बीच में कुछ प्रोसेस हुआ तो चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या हुआ? ट्रांसफर। तो देखो इसके पास 5 कूलम था, 1 कूलम -1 कूलम था। अब 5 कूलम चार्ज था बी के पास, अब कितना बचा? 2 कूलम। मतलब कि सीधी सी बात है, बी का चार्ज इसमें ट्रांसफर हुआ, और इसके पास -1 कूलम चार्ज था और ये कितना हो गया बताओ? 2 कूलम चार्ज। तो सीधी सी बात है, इसमें एक्स्ट्रा कूलम आया है, 3 कूलम आया है, 3 कूलम आया है, तब तो जाके 3 में से 1 घटेगा, 2 बचेगा। और ये 3 खोया है, देखो तो 5 कूलम में 3 कूलम घटा दो तो कितना आएगा? 2 कूलम। तो एक बात बताओ, यहाँ पे क्या हुआ है? चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं क्या बोला हूँ यहाँ पे बोला हूँ नेट चार्ज ऑफ आइसोलेट सिस्टम ऑलवेज कंजर्व्ड। तो एक बात बताओ, ये सिस्टम है, कमरा एक सिस्टम है, इसके अंदर टोटल चार्ज निकालोगे कितना आएगा? तो 5 कूलम है और ये -1 कूलम है, निकालोगे तो कितना आएगा? 4 कूलम। अब ये फाइनल स्थिति है सिस्टम में, आफ्टर कुछ प्रोसेस के बाद, चार्ज का ट्रांसफर के बाद ये सिस्टम है। अब इस सिस्टम का चार्ज निकालो तो ये कितना है? 2 कूलम है, इसमें भी कितना है? 2 कूलम है, जोड़ेगा 4 कूलम। आप देखोगे यहाँ पे Q इनिशियल भी 4 कूलम है, Q फाइनल भी यहाँ पे 4 कूलम है, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या है? नेट चार्ज ऑफ सिस्टम हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है, और इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उम्मीद करता हूं आपको बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा चार्जिंग या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब दूसरा आता है एक और, क्या? एडिटिविटी। मतलब चौथा नंबर लिख देता हूं इसमें, क्या? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है? देखो एडिटिविटी ऑफ चार्ज, तो मान चलो एक सिस्टम है बच्चा। अब इस सिस्टम में चार्ज यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, ऐसा करते करते यहाँ पे Qn है। ठीक है, ऐसा चार्ज है। और ये सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है? Q। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोलता है सिस्टम का टोटल चार्ज जो होता है वो सिस्टम के अंदर मौजूद इंडिविजुअल चार्ज के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। अब भाई स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन से मैटर करेगा नहीं, प्लस माइनस का कोई वजूद ही नहीं, बट इसको अपन
ऐड करेंगे विथ साइन। ऐड करेंगे मतलब कोई चार्ज नेगेटिव हो सकता है, कोई चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, तो जो पॉजिटिव रहेगा पॉजिटिव लिखूंगा, जो नेगेटिव रहेगा नेगेटिव लिखूंगा और सबको जोड़ दूंगा। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोलता है किसी सिस्टम का टोटल चार्ज जो होता है उसके अंदर मौजूद इंडिविजुअल चार्ज के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम is equals to algebraic sum of all individual charges है ना in a system विथ साइन। बच्चा विथ साइन बोल रहा हूं, पॉजिटिव को पॉजिटिव चार्ज लेना, नेगेटिव को नेगेटिव चार्ज लेना। ठीक है, ओके। तो मैं इसको मिटा देता हूं, समझ में आया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं। अब एडिटिविटी ऑफ चार्ज आपको समझना ही है भाई, चलो एग्जांपल दे देते हैं, एग्जांपल लेते हैं। ये सिस्टम है, ये सिस्टम में कहीं पे +2 कूलम चार्ज है, कहीं -5 कूलम है, इधर +1 कूलम चार्ज है। तो टोटल चार्ज क्या होगा? तो टोटल चार्ज इक्वल टू होगा Q1 + Q2 + Q3 होगा एडिटिविटी ऑफ चार्ज से। अब Q1 को लेना है विद साइन 2 कूलम, Q2 को लेना है विद साइन -5 कूलम, Q3 को लेना है विद साइन 1 कूलम। जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2 और 3, 3 - 5 घट के कितना आएगा? -2 कूलम। तो सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है? -2 कूलम। बात खत्म। यही तो होता है आपका क्या? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। अब देखो एक और आता है यहाँ पे क्या, 5वां नंबर देखोगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है तो जरा समझो और सीखो। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि जो किसी भी बॉडी में, अब चार्ज इज क्वांटाइज्ड ऐसा वर्ड सुनाई दे रहा है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो क्वांटाइज्ड मतलब आप समझते हैं क्या पता है? चार्ज यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, एक पर्टिकुलर मैनर में होगा। कहने का मतलब क्या है, किसी बॉडी में यदि चार्ज है तो उस बॉडी में चार्ज मिनिमम कितना हो सकता है, और चार्ज होगा तो कैसा होगा। एक बात बताओ, किसी बॉडी में जो चार्ज होता है किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण होता है? कोई बॉडी में चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है। तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है तो पहला बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरा बॉडी में नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे चार्ज किसके कारण आ रहा है बताओ? इलेक्ट्रॉन के कारण। नहीं सर, प्रोटॉन के कारण भी आएगा। अरे भाई एक बात बताओ, बॉडी चार्ज कैसे हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के नाम से। एक बॉडी लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, एक गेन कर रहा है, तो एक में पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण चार्ज आ रहा है। तो आप बोलोगे सर प्रोटॉन भी कर सकता है। अरे भाई मंदबुद्धि टाइप से बात नहीं करना है अपने को। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन मूव कर ही नहीं सकता ना यार। प्रोटॉन कहाँ पे होता है बताओ? तो प्रोटॉन होता है कंडक्टर के अंदर, न्यूक्लियस में होता है सर। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन है और न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है। अब प्रोटॉन को न्यूक्लियर फोर्स से अलग करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, उतना एनर्जी हम दे नहीं सकते। तो प्रोटॉन तो कभी भी बाहर नहीं आ सकता न्यूक्लियस से। तो कौन आता है? तो प्रोटॉन। जो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो थोड़े थोड़े से एनर्जी पाते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड के कारण वो टूट जाते हैं और टूटने के बाद एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, जिसके कारण एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और दूसरा बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो मैं क्या बोला, कोई बॉडी चार्ज कब होता है बताओ? किसी बॉडी में चार्ज किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण। मतलब सीधी सीधी सी बात है, किसी बॉडी में जो चार्ज होता है वो तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, या फिर आपका डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होगा, तब तो जाके बॉडी चार्ज कहलाएगा। ठीक है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब किसी बॉडी के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। कहने का मतलब ये है कि एक बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो सकता है, 50 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो सकता है। लेकिन बॉडी में आधा इलेक्ट्रॉन, 5/2 इलेक्ट्रॉन, 4/6 इलेक्ट्रॉन, 7/5 इलेक्ट्रॉन, फ्रैक्शन में या 0.1 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 7.9 इलेक्ट्रॉन, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो किसी बॉडी में जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, ऐसा होता है। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। आधा इलेक्ट्रॉन
है ना, 75% इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होने वाला। क्लियर बात। अब यहाँ पे क्वार्क्स का नाम मत लेना कि अप क्वार्क्स होता है, डाउन क्वार्क्स होता है, तो भाई एक्साइटेड स्टेट में होता है। हर एक बॉडी, हर एक एटम तुम्हारा एक्साइटेड स्टेट में थोड़ा ना होता है। जो यहाँ पे आप क्वार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, तो क्वार्क्स आधा इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस माइनस E/2, ये सब आ जाता है। उसको छोड़ो, हम क्लास 12th में है भाई, अपन साइंटिस्ट थोड़ा बन रहे हैं कि यहीं से क्वार्क्स को लाके पढ़ने बैठ जाए। अब वैसे भी एक्साइटेड स्टेट के बारे में हम तो पढ़ने ही वाले नहीं है यहाँ पे। तो सीधा बात है, आप इतना समझो कि यहाँ पे जो चार्ज होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन में होता है। इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। आधा इलेक्ट्रॉन 5/6 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, मतलब क्या बोलता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज on a body is always equals to integral multiple of electron, ऐसा बोल सकते हैं। इसका मतलब जो Q होगा टोटल चार्ज किसी बॉडी का, वो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। हाँ, तो वेयर n को मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं बताओ, तो n को बोल सकता हूं क्वांटम नंबर। सर थोड़ा सरल अंग्रेजी में बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सीधा बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। ठीक है, और ये n का वैल्यू हो सकता है आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, प्लस माइनस में भी ले सकते हो, दोनों हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी चार्ज हो सकता है, बॉडी में पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस भी आप ले सकते हो, लेकिन 1 2 3 4 5 ऐसे ही रहेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। अब मेरे को यह जानना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मान चलो किसी बॉडी के पास 1 कूलम चार्ज है, तो भाई 1 कूलम चार्ज है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा। 1 कूलम चार्ज बहुत छोटा चार्ज है क्या, 1 कूलम चार्ज है भाई, 1 कूलम चार्ज है मात्र। और 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है क्या, 1 कूलम चार्ज है, ऐसा बोल नहीं सकता, 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है, तो मतलब कम चार्ज ज्यादा चार्ज है क्या है हमको पता ही नहीं है। तो देखते हैं 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन है, फिर एक्सप्रेशन देंगे कि 1 कूलम चार्ज है कि 1 कूलम चार्ज है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे Q इक्वल टू क्या होता है बताओ, N ही होता है यहाँ पे देखो। और चार्ज कितना दिया है मेरे को, 1 कूलम, तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 कूलम। N इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, तो होता है 1.6 × 10⁻⁹। सर माइनस में होता है, माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अरे भाई यहाँ पे मेरे को नंबर निकालना है, प्लस माइनस नहीं निकालना है, इसलिए माइनस नहीं डालोगे तब भी चलेगा। तो n इक्वल टू इसको डिवाइड में ले आओ, तो 1 कितना आएगा 1.6 × 10⁻⁹। अब एक काम करो, यहाँ पे डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 10 हो जाएगा और नीचे 16 हो जाएगा, अब -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो गया। अब 1 0 दान करो उसको तो 100 हो जाएगा और नीचे 16 हो जाएगा, और 1 0 इसको दान करोगे तो कितना बचेगा इसमें, 18 0, 19 0 है उसमें। अब 16 से घटाओगे तो 16 से कटेगा 16 6 आर 96, 4 बचेगा, डेसिमल लगाया 0 40, 16 2 60 32, 8 बचेगा, डेसिमल लगाया 0 80, 16 5 आर 10 पावर 18। ओ भाई साहब, देख रहे हो क्या, 1 कूलम चार्ज में 6.25 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बाप रे बाप, 10 पावर 18। यदि मैं इतना जीरो को इसके पीछे लगा दूं ना, तो जो नंबर बनेगा बोल नहीं पाऊंगा, मिलियन ट्रिलियन क्या है, मेरे बस की बात नहीं है इसको बोलना। ठीक है, 18 जीरो भाई साहब बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, 6 जीरो में ही 10 लाख हो जाता है, 7 जीरो लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, करोड़। एक और जीरो लगा दिए, 8 जीरो 10 करोड़। आगे बढ़ते जाओगे 18 जीरो तक जाओगे तो जुबानी ही खत्म हो जाएगा। अरे भाई हमारे मैथमेटिक्स में तो नहीं है इसका नाम, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 कूलम चार्ज ऐसा नहीं है, छोटा सा चार्ज नहीं है कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज है, बड़ा सा चार्ज है। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे देखा जाए 1 कूलम चार्ज में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्लियर? ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है सर, समझ में तो आ गया है। अब थोड़ा और एग्जांपल करा देते, और कराऊंगा, देखते जाओ। यहां पे मैं मान के चलो, यहां पे और क्वेश्चन बोलता हूं, इज 1.5 × 10⁻18 कूलम चार्ज पॉसिबल इन अ बॉडी, पॉसिबल। मान चले हो, यहां मैं पूछ रहा हूं क्या 1.5 × 10⁻18 कूलम चार्ज किसी बॉडी में हो सकता है?
तो आप लोग आंख बंद करके बोलोगे हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता है, कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो भाई इसको पता करना है तो आपको इसका यूज करना है, और यूज करने के बाद सॉल्व करना है। एन का वैल्यू इंटीग्रल नंबर आता है, इंटीजर नंबर आता है 1 2 3 4 5 के टर्म में, तो यस वो होल्ड करेगा। और एन का नंबर डेसिमल में आता है, फ्रैक्शन में आता है, तो आप समझ जाना कि इतना चार्ज नहीं हो सकता बॉडी में। कहने का मतलब देखो यहाँ पे आपको दिया है क्या बताओ, यहाँ पे आपको चार्ज दिया है, कितना चार्ज दिया है 1.5 इंटू 10⁻18 कूलम चार्ज दिया है। अब सिंस मेरे को पता है Q इक्वल टू क्या होता है N बाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो N इक्वल टू हो जाएगा Q बाई E। अब Q का वैल्यू मेरे को दिया है कितना 1.5 इंटू 10⁻18 और नीचे इलेक्ट्रॉन को वैल्यू मेरे को पता है 1.6 इंटू 10⁻19। चलो एक काम करते हैं, इसको 1.6 कर देते हैं जिससे कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए, ऐसा कर देते हैं। 10 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ये 1.6 कटेगा, 10⁻18 है तो -19 ऊपर जाएगा तो +19। अब n इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 19 में 18 घटेगा, 1 मतलब 10, और 10 एक इंटीजर नंबर है, तुम बोलोगे यश। क्या बोलोगे? यश। कि भाई किसी बॉडी में इतने इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और 10 इलेक्ट्रॉन इंटीजर नंबर है, इस कारण तुम बोलोगे यस उस बॉडी में तुम्हारा इतना चार्ज पॉसिबल है, इतना चार्ज पॉसिबल है। अब यही मान के चलो यहाँ पे तुम्हारा ये -20 कूलम हो जाता, कितना हो जाता बच्चा? -20 कूलम। -20 कूलम होता तो एक बात बताओ, यहाँ पे कितना लिखते आप? -20। यहाँ पे कितना लिखते आप? -20। अब -20 होता तो यहाँ -20 होता, और -20 + 19 कितना होता? -1, और -1 का मतलब होता n का वैल्यू 1/10 मतलब 0.1, और 0.1 आता तो यहाँ पे आंसर क्या आता? नो। किसी बॉडी में इतना चार्ज हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू क्या आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में 0.1 आ रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम पढ़ते हैं किसी बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ऐसा फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। क्लियर है बच्चे? ओके सर, समझ में आ गया, पूरा एकदम क्लियर ही है, डाउट का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब आप लोग जानते हो 2-3 टाइप का मटेरियल पाया जाता है, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, और एक होता है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर किसको बोलते हैं? तो कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकते हैं। आसानी से मूव कर सकते हैं मतलब जानते हो, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह, तो वो मटेरियल जो है वो कंडक्टर कहलाएगा। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली मूव नहीं कर सकता। इजीली मूव नहीं कर सकता मतलब बहुत कठिनाई से मूव करेगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मूव करना लगभग नॉट पॉसिबल होता है इंसुलेटर के अंदर। इसीलिए तुम्हारा प्लास्टिक जो भी पढ़ते हो, लकड़ी वकड़ी पढ़ते हो, सब इंसुलेटर होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव नहीं कर सकता। और कंडक्टर देखो तो आपका पूरा मेटल्स होते हैं, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर जाता है, सिल्वर बेस्ट होता है यहाँ पे मेटल्स में, कंडक्टर में उस सिल्वर के अंदर आसानी से करंट मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। ठीक है। और सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर सेमी बीच में आ रहा है भाई, जो इंसुलेटर से ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा किसमें? सेमीकंडक्टर में, और कंडक्टर से कम अच्छे से मूव करेगा, मतलब मंझला है, बीच वाला है। तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ना तो इजिली मूव करेगा, ना तो नॉट इजिली भी मूव करेगा, बीच में मूव करेगा। मतलब बोलने का मतलब समझ रहे हो ना? मतलब उतना आसानी से भी मूव नहीं कर सकता, उतना कठिनाई से भी मूव नहीं कर सकता, बस मूव कर सकता है। ठीक है। बोलने का मतलब क्या है पता है? कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होगा वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होगा। कंडक्टर से ज्यादा होगा, इंसुलेटर से कम होगा रेजिस्टेंस किसका? सेमीकंडक्टर का, ऐसा बोल सकते हैं। अब यहां पे आप देखते हैं चार्जिंग, चार्जिंग मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग देखते हैं। तो 3 टाइप का यहां मेथड होगा चार्ज करने का बॉडी को। सबसे होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। वैसे देखोगे आपका दूसरा हो जाएगा चार्जिंग बाय कंडक्शन, बाय कंडक्शन, और तीसरा हो जाएगा आपका यहाँ पे चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है सर, समझ में आ गया सर? अरे समझाया कहाँ हो जो समझ में आ गया, अब समझ में आएगा। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है? क्या होता है जब मैं एक बॉडी को, एक बॉडी है जिसको मैं बोलूंगा ग्लास रॉड, क्या है? ग्लास रॉड। इसको मैं क्या करूंगा? एक क्लॉथ से, ये क्लॉथ क्या है? सिल्क क्लॉथ है, तो सिल्क क्लॉथ से मैं इस ग्लास रॉड को रब करूंगा, तो दोनों अभी क्या है बताओ? अनचार्ज्ड है। क्या है? यह अनचार्ज्ड है।
ये भी क्या है, अनचार्ज है, चार्ज नहीं है इसमें। अब इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं। रब करने के बाद मैं इसको अलग करूंगा तो क्या हो जाएगा पता है बच्चे, जो ग्लास रॉड है और जो सिल्क है, तो ग्लास रॉड में आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और सिल्क में आ जाता है आपका नेगेटिव चार्ज। सिल्क में आ जाता है क्या बताओ, नेगेटिव चार्ज। अब सरफेस में आता है तो यहाँ पे कर सकते हो ऐसा, नेगेटिव 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 ऐसा। तो मतलब सीधी सी बात है, रब कर दिया, फ्रिक्शन के कारण क्या हुआ, ग्लास का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें मूव कर गया बताओ, सिल्क में। ग्लास का इलेक्ट्रॉन सिल्क में मूव किया तो सीधी सी बात है, ग्लास इलेक्ट्रॉन लूज किया, ग्लास इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज, सिल्क इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या होता है, व्हेन टू अनचार्ज्ड बॉडी rubbed together, then electron moves from one body to another body, then one body get positively charged and another body get negatively charged। तो जब अपन एक बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी को दूसरे अनचार्ज बॉडी के साथ रब करते हैं तो एक अनचार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे अनचार्ज बॉडी में मूव कर जाता है, जिससे एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, दूसरा बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ये जो मेथड है चार्ज करने का, इसको मैं बोलता हूँ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन मूव क्यों करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो ड्यू टू अफिनिटी। अफिनिटी मतलब क्या होता है पता है बच्चे, अफिनिटी एक वर्ड है यहाँ पे, अफिनिटी वर्ड आपको समझना जरूरी है। अफिनिटी का मतलब होता है बॉडी का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का क्षमता। तो जो सिल्क है, सिल्क का अफिनिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्लास। मतलब सिल्क का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का, सिल्क का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का जो क्षमता होता है, जो पावर होता है, जो ताकत होता है, वो स्ट्रॉन्गर देन ग्लास होता है। मतलब ग्लास जो होता है इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट कर पाता है, उतना दम नहीं है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जितना दम सिल्क के अंदर है। तो देखो ये ग्लास लाया, ये सिल्क है, ये ग्लास ये सिल्क। अब इसको रब किया, रब किया तो मैं मैकेनिकल एनर्जी किया, मैकेनिकल एनर्जी कर यहाँ पे कन्वर्ट होगा क्योंकि मैं रब कर रहा हूँ। रब करने से क्या आता है, मैकेनिकल एनर्जी। अब मेरा मैकेनिकल एनर्जी इसमें तीन टाइप से एनर्जी में जा रहा होगा, एक वाइब्रेशनल एनर्जी में जा रहा होगा, एक हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा और एक और कुछ एनर्जी में जा रहा होगा। अब ये सब एनर्जी किसको मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है तो जो लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टूट जाते हैं और टूटने के बाद अब ये इलेक्ट्रॉन चाहता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन आ गया एनर्जी पाके और सिल्क में भी इलेक्ट्रॉन आ गया, दोनों में इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ग्लास के अंदर जो पावर होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का वो कम होता है, ग्लास इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर पाता, लेकिन सिल्क जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है। कहने का मतलब क्या है, सिल्क का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का जो क्षमता है वो ग्लास के कंपेयर में बहुत ज्यादा होता है। इसलिए मैं यहाँ पे रब किया, रब करने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसमें आया और इसमें भी आया, दोनों में इलेक्ट्रॉन आ गए, फ्री हो गए इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाके। अब ये इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मूव क्यों करेगा, तो वो करेगा इसके अफिनिटी के कारण। तो ग्लास का अफिनिटी कम होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का और सिल्क का ज्यादा होता है, तो सिल्क इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए सिल्क गेन करता है इलेक्ट्रॉन और सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और ये लूज कर जाता है इलेक्ट्रॉन ग्लास, इसलिए इसमें क्या आता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा अफिनिटी। ठीक है, समझ नहीं आता है मैं जानता हूँ, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि भाई चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में अपन रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है, ठीक है मान लेते हैं, तो ग्लास से ही सिल्क में क्यों गया, सिल्क से इलेक्ट्रॉन ग्लास में जाना चाहिए, है ना। तो सिल्क से इलेक्ट्रॉन ग्लास में जाता तो ग्लास नेगेटिवली चार्ज हो जाता और सिल्क पॉजिटिवली, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है, ग्लास पॉजिटिव हो रहा है, सिल्क नेगेटिव हो रहा है। तो किसके कारण होता है, अफिनिटी के कारण, जो कि अभी एक्सप्लेन किया हूं मैं। अब बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है सर, ओके। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में याद रखना, एक बॉडी पॉजिटिव दूसरा बॉडी नेगेटिव और दोनों चार्ज इक्वल होगा, मतलब इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, इसमें +q जितना होगा उतना ही इसमें -q, दोनों में चार्ज इक्वल होंगे, अपोजिट साइन में होंगे। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, ये एक बॉडी ए है, ये एक बॉडी बी है। अब इन दोनों को क्या करते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं। कांटेक्ट मतलब जानते हो, टच करवाएंगे, इसको टच करवाएंगे इसे। लेकिन मुद्दा क्या है, एक बॉडी चार्ज्ड है, एक बॉडी क्या है, चार्ज्ड है। तो ये क्या है, एक चार्ज्ड बॉडी है, चार्ज्ड बॉडी है, इसके पास चार्ज आगे से है, और ये क्या है, एक अनचार्ज्ड बॉडी है, अनचार्ज्ड बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, किसमें लाते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं। अब कांटेक्ट में लाते हैं और उसके बाद अलग कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, इसमें जो चार्ज होता है और इसमें भी चार्ज वही आ जाता है। कहने का मतलब क्या है, यदि ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये अनचार्ज है, टच करवा देंगे
इसमें का पॉजिटिव चार्ज इसमें आ जाएगा, समझ लो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, दोनों में पॉजिटिव चार्ज। अब बोलोगे सर इसमें का पॉजिटिव चार्ज इसमें कैसे आएगा, आप ही तो बोले हो प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता। अरे भाई हाँ समझ रहा हूँ, इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें चल देगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आया है, इस नाम से इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोला बताओ, जब एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं तो अनचार्ज बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, और जो चार्ज होता है वो सिमिलर नेचर का होता है, इसमें पॉजिटिव है तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है सर। तो मान चलो इसके पास चार्ज Q था, अब इसके पास चार्ज क्या हो जाएगा बताओ, Q1, और इसमें चार्ज कितना आएगा Q2, और यहाँ पे आप लोग Q1 और Q2 को इक्वल मत मान लेना, ठीक है। Q1 और Q2 को इक्वल मत मानना भाई, चार्जिंग बाई कंडक्शन हो रहा है, एक चार्ज बॉडी और दूसरा अनचार्ज बॉडी है, दोनों टच कराते हैं तो दोनों बॉडी चार्ज हो जाता है, इसका मतलब दोनों में चार्ज आधा आधा नहीं हो जाएगा, क्यों, वो डिपेंड करता है साइज पे और शेप पे। मान चलो दोनों का शेप क्या है, स्फीयर, दोनों का शेप क्या है, स्फीयर, और दोनों का शेप स्फीयर है, तो इसका मान लेते हैं रेडियस कितना है R1 और इसका रेडियस कितना है R2। तो भाई इसमें रेडियस इसका R1 है, इसमें रेडियस इसका क्या है बताओ, R2 है, रेडियस अलग अलग है, तो 100% इसमें चार्ज भी अलग अलग होगा, चार्ज भी अलग अलग होगा, क्यों, तो आप लोग जानते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी, अभी नहीं पढ़े हो, आगे पढ़ाएंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी बताता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है पर यूनिट एरिया में होता है, चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पर यूनिट एरिया में होता है, तो इसका सरफेस एरिया कम होगा यदि एरिया कम है, रेडियस कम है तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, यदि उसका रेडियस ज्यादा है तो उसके हिसाब से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करता है। तो एक बात बताओ, इफ यहाँ पे आइडेंटिकल बॉडी है, आइडेंटिकल बॉडी है तो मान कर चलो सीधी सी बात है, आइडेंटिकल मतलब इसका साइज शेप सब चीज सेम है, तब यहाँ पे क्या होगा पता है, Q1 और Q2 इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, Q/2 के। अब दोनों सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है, Q, कितना चार्ज है Q, और टोटल चार्ज Q है, अब दोनों का साइज सेम है तो सेम चार्ज बंटवारा होगा दोनों में, तो सीधी सी बात है Q चार्ज इसमें आधा चले जाएगा, इसमें आधा चले जाएगा, Q/2 कब, जब दोनों आइडेंटिकल बॉडी है, आइडेंटिकल मतलब सेम साइज का सेम रेडियस का है तो, ठीक है। अब मान कर चलो इफ बॉडीज आर, है ना, बॉडीज आर क्या है बताओ, स्फेरिकल एंड देयर रेडियस आर क्या है पता है, R1 एंड R2, तो क्या होगा पता है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो Q1 और Q2 का जो रेशियो आएगा बच्चा, वो कितना रेशियो में आएगा, R1 और R2 के रेशियो के इक्वल आएगा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, रेडियस के रेशियो के हिसाब से निकाला जा सकता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन मैं करा दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो चार्जिंग बाई कंडक्शन में क्या होता है, चार्जिंग बाई कंडक्शन में दो बॉडी को कॉन्टेक्ट में लाते हैं और जो चार्ज होता है वो क्या होता है, सिमिलर नेचर का, इसमें अपोजिट नेचर का, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, इसमें सिमिलर नेचर का, ये पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है। अब चार्जिंग बाई इंडक्शन देखते हैं, चार्जिंग बाई इंडक्शन क्या होता है, तो चार्जिंग बाई इंडक्शन में होता है बच्चा क्या, जब मैं एक चार्ज बॉडी है, यहाँ पे क्या है, चार्ज बॉडी है, अब इस चार्ज बॉडी के नियर में एक अनचार्ज बॉडी को ले आया, किसको ले आया, अनचार्ज बॉडी को ले आया, अनचार्ज बॉडी है, ठीक है सर। तो क्या हो जाता है पता है, तो क्या होता है, ये चार्ज बॉडी है, ठीक है सर, ये चार्ज बॉडी हमको भी समझ में आ रहा है, और ये क्या है, अनचार्ज बॉडी है। अब ये अनचार्ज मतलब ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है मतलब इसमें प्लस और माइनस जोड़े में है, जोड़े में है मतलब न्यूट्रलाइज्ड है, प्लस माइनस। अब ये एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं तो ये जो पास में जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज इस अपने इन दोनों जोड़ा में है, प्लस माइनस के, तो ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव करंट अट्रैक्ट होकर पास में आ जाएगा, पास में आएगा तो ये सरफेस में ऐसे आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव अट्रैक्ट करके आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, उतना ही। तो जो नियरर सरफेस है, मतलब चार्ज बॉडी के नियरर सरफेस है, वो अपोजिट चार्ज से चार्ज हो जाएगा, और जो फार्दर सरफेस है वो पॉजिटिव चार्ज से, लाइक चार्ज से क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन को कैसे डिफाइन करोगे, जब एक चार्ज बॉडी के पास अनचार्ज बॉडी को लाते हैं, कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, जब एक चार्ज बॉडी के पास अनचार्ज बॉडी को लाएंगे तो अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाता है, अनचार्ज बॉडी का नियरर सरफेस जो होता है वो अपोजिट चार्ज में चार्ज होता है, और जो फार्दर सरफेस है उसमें आ जाता है आपका लाइक चार्ज आ जाता है, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा फार्दर में, दूर वाले में, और पास वाले में नेगेटिव आ जाएगा, अपोजिट चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे कांटेक्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे इंड्यूस हुआ है चार्ज, ओके ओके, ये हो गया। अब मान के चलो इसी बॉडी को यहाँ माइनस 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 है, इधर प्लस 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 है, इसको मैं अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग दे दिया, तो
अर्थिंग कर दिया तो क्या होता है, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जाएगा, मूव करेगा और ये पूरा पॉजिटिव को खा जाएगा। अब पॉजिटिव को खाने के बाद डायरेक्टली इस अर्थिंग को हटाऊंगा तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, टोटली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, टोटली क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब ये है, बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक चार्ज बॉडी था, हाँ सर, हाँ समझ में आ गया सर। यहाँ पे अनचार्ज बॉडी था, ये भी समझ में आ गया सर। इसके आउटर सरफेस में पॉजिटिव चार्ज था, बिल्कुल। अब इसको मैं क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग करने से क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको सबको न्यूट्रलाइज कर देगा और करने के बाद अर्थिंग को मैं हटा दूंगा, इसमें चारों तरफ क्या आ जाएगा बताओ, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मान चलो इसमें चार्ज शुरू में कितना था, इसमें चार्ज Q था, कितना था, Q1 था। अब Q1 था तो पहले इसमें चार्ज Q1 था, अब ये चार्ज इसमें आ जाएगा कितना बताओ, Q2। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना ये इसके कारण इसमें चार्ज इंड्यूस हुआ है, इसलिए Q1 चार्ज हमेशा बड़ा या बराबर होगा, किससे पता है, Q2 से। Q1 चार्ज हमेशा बड़ा और बराबर रहेगा Q2 से। तो यहाँ पे तीन टाइप का यहाँ पे मेथड ऑफ चार्जिंग होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में दो बॉडी को रब करते हैं तो एक बॉडी पॉजिटिव एक बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन में जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी के कॉन्टेक्ट में लाते हैं, सॉरी, जब एक चार्ज बॉडी को दूसरे अनचार्ज बॉडी के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाता है और सिमिलर नेचर में चार्ज होता है यहाँ पे। ठीक है, ओके। और क्या होता है, दूसरा बात बताया, तीसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन में जब एक चार्ज बॉडी के पास अनचार्ज बॉडी को लाते हैं तो अनचार्ज बॉडी पे क्या हो जाता है बताओ, चार्ज आ जाता है। तो जो नियर सरफेस होता है, नियरर सरफेस होता है, उसमें अपोजिट नेचर का चार्ज आता है सरफेस में, और जो फार्दर सरफेस है उसमें क्या आता है, सेम नेचर का चार्ज आ जाता है। इसको अपन बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर है बच्चों? होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत मजा आया होगा समझने में इसको। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को, मैं डाउट को क्लियर करूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को इसका कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और कूलम्ब्स लॉ के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो बच्चों क्लास में बने रहिए, आपको मजा आया तो सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करो और ज्यादा लोगों तक फैला दो, और ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे तो उनका भी ज्यादा फायदा होगा बच्चों। ठीक है, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।